साथियों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएसपी विजन में। साथियों, कुछ वीडियोस से हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में बच्चों उस चैप्टर से शेष बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस कड़ी में आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले दर्पणों के उपयोग। तो दर्पण जो सबसे पहला आता है अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण में हम लोग जानेंगे मुख्य रूप से मोटे मोटे तौर पर सबसे पहला शेविंग करने में, दूसरा सौर भट्टी में, तीसरा टॉर्च, सर्च लाइट, मोटर कारों और रेलवे इंजन में प्रकाश का शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करने में। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, इसको थोड़ा सा याद करने के साथ साथ में अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा स्थायी रूप से ये बैठ जाएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग इन कार्यों में क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला है शेविंग करने में। आप जानते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते समय, किरण आरेख बनाते समय आप लोगों ने जाना था, उसी गुण का प्रयोग करेंगे कि जब कभी किसी वस्तु को अवतल दर्पण और उसके फोकस के बीच रखते हैं तो उसका सीधा व आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अर्थात जब हम अपने चेहरे को, अब आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शेविंग करने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह क्यों, तो आपका जवाब इस प्रकार होगा कि जब हम कभी अपने चेहरे को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा चेहरे का सीधा व आभासी बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे हमें शेविंग करने में आसानी होती है। ये जवाब होगा। बच्चों दूसरा जो उसका उपयोग है वो है सौर भट्टी में। बच्चों सौर भट्टी का मतलब है ऊष्मा प्राप्त करनी है हमें। यहाँ पर ऊष्मा जो है हमें उत्पन्न करनी है। तो बच्चों ऊष्मा उत्पन्न करनी है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जो प्रकाश किरणें हैं सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करेंगे, या विज्ञान की भाषा में कहें, साइंस की भाषा में कहें, प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करेंगे। तो बच्चों उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का काम है। आप जानते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अर्थात यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, जिस कारण से उस बिंदु पर बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि सौर भट्टी के अंदर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉर्च, सर्च लाइट, मोटर कारों व रेलवे इंजन के अंदर। तो इसके अंदर बच्चों आप जानते हैं इन सारे जो टॉर्च हो, सर्च लाइट हो या मोटर कार की हेडलाइट्स हो और जो रेलवे इंजन की जो लाइट हो सामने हेडलाइट, जो इन सभी का एक काम है कि सामने बहुत तगड़ा एक प्रकाश किरणों का फोकस, यानी प्रकाश किरणें एक सीधे मार्ग पर बहुत दूर तक चलती हुई दिखाई देती हैं। तो अवतल दर्पण के अंदर जब हम अवतल दर्पण उनकी जो ये सारी जो हमारे टॉर्च, सर्च लाइट, मोटर कार, रेलवे इंजन है, जब हम इनमें जो बल्ब के पीछे अवतल दर्पण को रखा जाता है, इससे क्या होता है, जब अवतल दर्पण के फोकस पर जब वो बल्ब रखा होता है तो चलने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात में ये मुख्य अक्ष के समांतर फोकस कर देता है। इससे क्या होगा, प्रकाश किरणें हैं जो एक सीधे किरण पुंज के रूप में चित्र में केवल दो प्रकाश किरणें दिखाई गई हैं, ये बहुत सारी प्रकाश किरणें जाएंगी और परावर्तन के पश्चात, चूंकि ये जो बल्ब है ये मुख्य फोकस पे रखा हुआ है, इसीलिए परावर्तन के पश्चात में प्रकाश किरणें अनंत हो जाएंगी, यानी समांतर होते हुए निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें एक बहुत तगड़ा सा एक प्रकाश किरण पुंज, एक बीम ऑफ लाइट हमको प्राप्त होता है। बच्चों इसके अलावा अवतल दर्पण के और भी उपयोग है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग हम एक परावर्तनी दूरदर्शी है, जो कि आप लोग 12th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। परावर्तनी दूरदर्शी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टरों के द्वारा जो आंख, कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो आपका ENT स्पेशलिस्ट हो गए,
या आपके डेंटिस्ट हो गए, इन डॉक्टरों के द्वारा विभिन्न रोगों के परीक्षण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों बहुत सारी युक्तियां हैं या बहुत सारे उपयोग है अवतल दर्पण के, लेकिन एग्जाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपका शेविंग करने में और सौर भट्टी में, ये दो महत्वपूर्ण उपयोग हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं होती है। बच्चों इसके बाद बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण में है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी साइड व्यू मिरर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इसके दो वजह है इसका उपयोग करने के। एक तो वो कि जो अवतल दर्पण में जो वाहनों में जो ड्राइवर सीट के पास में जो मिरर लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण लगा होता है। और आप जानते हैं उत्तल दर्पण के सामने जब कभी कोई वस्तु होती है तो वो उसका बनने वाला प्रतिबिंब छोटा सीधा आभासी रहता है। इसका मतलब है वाहन के पीछे कितना भी बड़ी वस्तु हो, कितना भी बड़ा वाहन हो, ट्रक खड़ा हो, उसका भी छोटा प्रतिबिंब हमें उस दर्पण के अंदर दिखाई दे जाता है। और एक वजह है कि इस दर्पण का जो क्षेत्रफल है या कहें जो वक्रित, इसका जो परावर्तित तल है ये ज्यादा टेढ़ा है, यानी ज्यादा वक्रित है, इसीलिए ये बहुत अधिक क्षेत्रफल का प्रतिबिंब छोटा करके हमको दिखाता है। बच्चों एक है स्ट्रीट लाइट्स के प्रकाश को अपसारित करने में। आप जानते हैं कि जो चौराहों पर जो लाइट लगी होती है स्ट्रीट लाइट, वो ऊपर लाइट लगी होती है, वो प्रकाश किरणों को नीचे फैला देता है, यानी कि अपसारित कर देता है। आप जानते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, यानी अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो बच्चों ये दो मुख्य कारण हैं और एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाने वाला ये आपका उपयोग है। वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वह क्यों? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, और अगर आप ये नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते समय इन चित्रों को बनाना ज्यादा आवश्यक नहीं है। आप केवल और केवल हेडिंग डाल करके उपयोग में केवल 3 पॉइंट 2 पॉइंट ही लिख लीजिए। नोट्स में चित्रों की कोई उपयोगिता नहीं है। हाँ, वीडियो देखते समय ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए इन चित्रों को यहाँ बनाया गया है। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है संयुग्मी फोकस से आप क्या समझते हैं। बच्चों संयुग्मी फोकस जो होता है, अवतल मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर स्थित वे दो बिंदु जिन पर एक बिंदु पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, वे बिंदु अवतल दर्पण के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। जैसे अगर कोई दो बिंदु है ए व बी, अगर वस्तु को आप बिंदु ए पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बिंदु बी पर बनेगा, और अगर बिंदु बी पे रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब बिंदु ए पर बनेगा। इस प्रकार से ये दो बिंदु जो होते हैं वो अवतल दर्पण के संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। अर्थात संयुग्मी फोकस जो होते हैं ये केवल अवतल दर्पण में ही संभव है और किसी अन्य दर्पण में संयुग्मी फोकस नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संयुग्मी फोकस होते हैं, तो सही जवाब है अवतल दर्पण में। बच्चों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन +1 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि आवर्धन का सूत्र होता है m = I/O बराबर माइनस का v/u भी होता है, क्योंकि यहाँ पर m बराबर I/O लगाते हैं। m हमारा दे रखा है +1 बराबर I/O, तो ये O एकदम O, मतलब ये I = हमारा O हो जाता है। आप जानते हैं I फॉर इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, O फॉर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई। यानी कि अगर रेखीय आवर्धन +1 है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, और प्लस का मतलब है कि ये प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। यानी समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 है, इसका तात्पर्य है कि अब समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी है और इसकी लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तल दर्पण का आवर्धन 0.4 है। यह दर्पण किस प्रकार का होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
बच्चों देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, थ्योरी आप लोग काफी डिटेल में बढ़िया करके पढ़ चुके हैं, ऐसी मुझे आशा है। दर्पण का आवर्धन 0.4 है, यानी इस बार प्रश्न में m बराबर प्लस का दे रखा है 0.4। यह दर्पण किस प्रकार का होगा? आप कह सकते हैं कि चूंकि ये आवर्धन 1 से कम है, आवर्धन 1 से कम है, इसका मतलब है ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, और आवर्धन धनात्मक है, आप कह सकते हैं प्रतिबिंब सीधा व आभासी है। तो बच्चों सीधा व आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है, अतः यह दर्पण किस प्रकार का होगा? ये दर्पण उत्तल दर्पण होगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप जानते हैं प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनेगा, क्योंकि ये आवर्धन प्लस में है। बच्चों आप अगर कंफ्यूज हैं अवतल दर्पण में, आप ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है, वो सीधा व आभासी, लेकिन वो वस्तु से बड़ा होता है और उसका अर्थात उसका आवर्धन 1 से अधिक होता है। यानी अवतल दर्पण में अगर सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका आवर्धन 1 से अधिक होगा। क्लियर? ठीक बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है? बच्चों जैसा कि हम जानते हैं उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनाने की सीमित स्थितियां हैं। जैसे बच्चों देख लीजिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण में अगर हम मुख्य अक्ष के सामने, चलिए 2 स्थितियां होती है जब वस्तु अनंत पे रखी होती है, आप जानते हैं जब वस्तु अनंत पे रखी होती है तो ये प्रतिबिंब कहां बनता है? ये प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, आप जानते हैं। और एक स्थिति होती है उत्तल दर्पण के अंदर, जब वस्तु यहां रखी होती है, तो प्रतिबिंब ये बनता है। मतलब कुल मिलाकर के उत्तल दर्पण के अंदर आप वस्तु कहीं रखें, अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब बनना है फोकस दूरी पर, मुख्य फोकस पर, और अगर आप थोड़ा पास में ले आते हैं तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के ध्रुव और ये फोकस बिंदु जो है इसके बीच में। इसका मतलब है दर्पण के ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच में किसी भी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब फोकस के बाहर नहीं बनेगा, फोकस के बाहर प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कभी नहीं बनता है। क्लियर है ना बच्चों? तो चूंकि सवाल में दे रखा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और पूछा है अधिक से अधिक दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो बच्चों ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर तक, यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर दूरी तक ही प्रतिबिंब बन सकेगा, इससे बाहर उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, दर्पण द्वारा बने वस्तु की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए, इसमें अगर हम बात करें समतल दर्पण, ये हमारा आप जानते हैं ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये यहां से यहां 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वस्तु यहां से यहां पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, और इस जो वस्तु है, इस वस्तु की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इस वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, यानी समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो इस दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हम थ्योरी में पीछे देख चुके हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि वो सीधा व आभासी बनता है, सीधा व आभासी बनता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। इसके अलावा दर्पण के पीछे समान दूरी पर, दर्पण के पीछे
समान दूरी पर बनता है। इसका मतलब बच्चों सवाल पे आते हैं 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, इनका पूछना है दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। इसका मतलब बच्चों उस पर दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही 5 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों क्लियर है ना, क्योंकि समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है। इसका मतलब है वस्तु के प्रतिबिंब का आकार भी 5 सेंटीमीटर लंबा ही होगा और दर्पण के पीछे ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बने। बच्चों जो कुछ नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उत्तर दर्पण व अवतल दर्पण में क्या अंतर है। बच्चों इसको एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। पिछले वीडियोस में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं सभी वीडियोस का जो निचोड़ है उसको हम इस अंतर के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। बच्चों अवतल दर्पण के हमने जो पॉइंट लिखे हैं, इसी का जस्ट उल्टा पॉइंट जो है आप उत्तर दर्पण के जब आप नोट्स बना रहे होंगे, इन पॉइंट्स का ठीक उल्टा आप अपने आप लिख लेंगे। जैसे बच्चों अब उत्तर दर्पण में आप लोग जानते हैं कि जो उस दर्पण का जो भीतरी भाग होता है, भीतरी दबा हुआ भाग होता है, वो चमकदार व परावर्तक होता है, जानते हैं आप लोग। और उत्तर दर्पण के अंदर आप जानते हैं जो भीतरी दबा हुआ भाग होता है उस पर पॉलिश की जाती है, तो उसका जो उठा हुआ भाग होता है इस तरीके से उत्तर दर्पण है, इसके अंदर भीतरी दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, तो इसका बाहरी उठा हुआ भाग चमकदार व परावर्तक होता है। बच्चों सेकंड पॉइंट है इसकी फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। आप जानते हैं अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी हमेशा किधर होती है, दर्पण के बाईं तरफ, इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तर दर्पण की फोकस दूरी होती है इस साइड में और इधर की दूरी सारी धनात्मक होती है। तो जो एक पॉइंट अंतर का हमारा ये भी हो गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है और उत्तर दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। बच्चों आप जानते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को, समस्त प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, एक बिंदु पर फोकसित करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इसी गुण का उपयोग सौर भट्टी बनाने में किया जाता है। क्लियर? तो इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और उत्तर दर्पण में आपने पढ़ा है कि उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अपने ऊपर गिरने वाली समस्त प्रकाश किरणों को फैला देता है, यानी समस्त प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है। इसी गुण का उपयोग हम उत्तर दर्पण का उपयोग हम जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उसमें प्रकाश किरणों को फैलाने में करते हैं, अपसारित करने में किया जाता है। तो जो एक पॉइंट हो गया अंतर में कि इस उत्तर दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। बच्चों अवतल दर्पण में आप लोग प्रतिबिंब भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु से छोटे आकार के भी बनते हैं, वस्तु के बराबर आकार के भी बनते हैं और वस्तु से बड़े आकार का ही बनता है। बच्चों इसीलिए ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण के द्वारा जब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा तब रेखीय आवर्धन 1 से कम होगा, जब वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा तो उसका रेखीय आवर्धन 1 होगा, और जब वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा तो रेखीय आवर्धन 1 से अधिक होगा। इसका मतलब आप चाहें तो एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का रेखीय आवर्धन 1 से कम, 1 या 1 से अधिक भी हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाए बना करके एग्जाम्स में कि वह कौन सा दर्पण है जिसका आवर्धन 1 से कम व 1 से अधिक होता है, तो ध्यान रख लीजिए वह दर्पण हमारा है अवतल दर्पण। अब जो उत्तर दर्पण का रेखीय आवर्धन उत्तर दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, सीधा व आभासी बनता है। इसका मतलब है उत्तर दर्पण का रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है और वो धनात्मक होता है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा दर्पण है जिसका रेखीय आवर्धन सदैव 1 से कम होता है और धनात्मक होता है, तो ध्यान रखिएगा वो उत्तर दर्पण है, क्योंकि उसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। बच्चों नेक्स्ट अंतर है इस दर्पण द्वारा बना सीधा व आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से बड़ा बनता है। आप पढ़ चुके बच्चों किरण आरेख में जब वस्तु को, ये देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, जब हम वस्तु को दर्पण के फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा सीधा व आभासी दर्पण के पीछे बनता है। आपको जी हाँ, आपको याद आ गया होगा ये।
तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण के अंदर इस स्थिति को छोड़ करके बाकी सारे प्रतिबिंब उल्टे व वास्तविक बनते हैं। तो ध्यान रखिए अवतल दर्पण के अंदर जो सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु से बड़ा बनता है। और उत्तल दर्पण में ये पॉइंट हो सकता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले सारे के सारे प्रतिबिंब सीधे व आभासी होते हैं, अब वो सब के सब वस्तु से छोटे होते हैं। तो जो इस तरीके से हम अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण को इस कड़ी में समझ सकते हैं। जो अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, इसका परावर्तन कोण कितना होगा? तो इसको चित्र के माध्यम से आप समझें। समतल दर्पण और ये है प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण के साथ में 40 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब ये किरण कहलाएगी आपतित किरण। बच्चों यहाँ जिस बिंदु पे ये किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। और आपतन बिंदु पर आप जानते हैं एक समतल दर्पण के लंबवत एक रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा, जिसे अभिलंब कहा जाता है। इसका मतलब है कि समतल दर्पण के साथ में ये काल्पनिक रेखा अर्थात अभिलंब 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री में से 40 डिग्री है, तो ये जो हमारा आपतन कोण कहलाता है, आपकी किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, अर्थात चित्र से आप समझ सकते हैं आपतन कोण का मान 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री अर्थात 50 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आपको इस कोण का मान मालूम चल गया है तो परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो आपतन कोण है 50 डिग्री, अतः परावर्तन कोण का मान भी 50 डिग्री हो जाएगा। बच्चों इस कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण कौन सा होगा? बच्चों ये भी हमारी एनसीईआरटी की अभ्यास का बहुत सुंदर प्रश्न है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि समतल दर्पण के अंदर और उत्तल दर्पण के अंदर ये दो दर्पण हैं जिसके अंदर प्रतिबिंब सदैव सीधे व आभासी बनते हैं। आप देख लीजिए समतल दर्पण के अंदर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से रखी होती है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर वस्तु का सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसी आकार का जिस आकार की वस्तु है। बच्चों उत्तल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की दूसरी तरफ सीधा व आभासी बनता है, हालांकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में छोटा होता है। इसका मतलब है आप दर्पण में से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाए, चाहे पास में खड़े हो जाए चाहे दूर खड़े हो जाए, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनता है। तो वो दर्पण कौन से हैं? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। बच्चों काफी लंबा प्रश्न है, ये एनसीईआरटी अभ्यास का प्रश्न है। इन प्रश्नों को चलिए देखते हैं। बच्चों चित्र में स्पष्ट है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, यहां से लेके यहां तक की आप जानते हैं ये फोकस दूरी है और ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण का उपयोग करके हम बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है इस फिर पूछा गया है कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर, यानी कि दर्पण से बिंब को अर्थात वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए। बच्चों आप जानते हैं जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, अर्थात फोकस दूरी से कम दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा व आभासी वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये हो गया बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर, अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर बिंब को रखा जाएगा। आगे प्रतिबिंब की प्रकृति आप जानते हैं सीधा व आभासी है, सीधा व आभासी। और प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा आप जानते हैं, प्रतिबिंब बिंब से
बड़ा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। साथियों, इस प्रतिबिंब को हम लोग किरण आरेख को खींच चुके हैं पहले, इसको देख लिए। ये दर्पण का ध्रुव और ये फोकस के बीच में हम वस्तु को रखते हैं, एक प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं, ये परावर्तन के पश्चात में गुजरता है मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। आप जानते हैं परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। आप देखेंगे दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात में फैलती हुई दिख रही है। ये इसका मतलब है परावर्तन के पश्चात में ये किसी भी बिंदु पर आपस में नहीं मिलेगी, कोई नहीं। अब इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं आभासी रूप से, यानी डॉटेड डॉटेड लाइन करके, तो हमें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर यहां पर हम मुख्य अक्ष पर ये लंब डाल देते हैं एक बिंदुदार रेखा एक डॉटेड लाइन से, तो इस लाइन को हम कहते हैं, इस बिंदु वस्तु, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है इसको। इस प्रकार से हम इसका किरण आरेख भी खींच सकते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके बिना आपके नोट्स अधूरे थे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।